आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा का विषय है सांख्यिकी। हम सभी को विभिन्न रूपों में बहुत सी सूचनाएं प्रतिदिन दी जाती हैं, जैसे समाचार के बाद विभिन्न नगरों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान बताया जाता है, या इस तालिका के में विभिन्न संख्याओं के माध्यम से भारत में कोयला उत्पादन की वृद्धि दर को दर्शाया गया है। इन संख्याओं को जिनके माध्यम से हमें सूचनाएं दी जाती हैं, हम आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, प्रभावी रूप में प्रस्तुत करना, उनसे विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना, यही सांख्यिकी का विषय क्षेत्र है। आइए संक्षेप में जानें कि सांख्यिकी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। सांख्यिकी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द स्टेटस से बना है। स्टेटस का लैटिन में अर्थ होता है एक राज्य, क्योंकि पुराने समय में इसका उपयोग उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए होता था जो राज्य के लिए उपयोगी होते थे, जैसे भू राजस्व के आंकड़े, सैनिकों की उपलब्धता के आंकड़े, शस्त्रागार में शस्त्रों की उपलब्धता के आंकड़े, पड़ोसी राज्यों से होने वाले व्यापार के आंकड़े। भारत में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर के शासनकाल में हुए व्यापक सर्वेक्षणों के आंकड़ों के ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ सांख्यिकी का विषय क्षेत्र भी बढ़ता गया, परंतु आज सांख्यिकी में जिन अवधारणाओं का अध्ययन हम करते हैं, उनका विकास 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब कैप्टन जॉन ग्रांट ने जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़ों का एक व्यवस्थित सांख्यिकी अध्ययन किया। जॉन ग्रांट ने विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की औसत आयु की गणना की और इसी से विचार उत्पन्न हुआ जीवन बीमा का। आज भी जीवन बीमा कंपनियां विभिन्न आयु वर्गों में प्रीमियम की राशि का निर्धारण करने के लिए इसी तरह के आंकड़ों का उपयोग करती हैं। सांख्यिकी के विकास का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है संभावना के सिद्धांत या प्रायिकता के सिद्धांत का उदय। इसकी शुरुआत फ्रांसीसी गणितज्ञों पास्कल और फर्मट ने की। बाद में जेम्स बर्नौली, डिमोवर, बेस जैसे गणितज्ञों ने इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया। परंतु रोनाल्ड फिशर, जिन्हें सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है, वो सांख्यिकीय विशेषज्ञ थे जिन्होंने इसका उपयोग दूसरे विषयों जैसे मनोविज्ञान, शिक्षा, कृषि, अर्थशास्त्र में शुरू किया। सांख्यिकी का प्रयोग हम इसके बहुवचन और एकवचन दोनों अर्थों में करते हैं। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ है वे आंकड़े जिन्हें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के लिए इकट्ठा किया जाता है। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़ों को इकट्ठा करना, उन्हें व्यवस्थित करना, उनका प्रदर्शन करना, उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना और सांख्यिकी के विभिन्न नियम और सिद्धांत। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि क्या प्रत्येक संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सांख्यिकी होने के लिए कुछ विशेष बातें होनी चाहिए, जैसे एक अकेला संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी नहीं होता। संख्यात्मक तथ्यों का समूह सांख्यिकी होता है। जैसे हम कहें कि एक बालिका प्रज्ञा की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है, यह संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी नहीं है। लेकिन अगर हम प्रज्ञा की कक्षा के 45 बच्चों की ऊंचाई के आंकड़े प्रदर्शित करें, तब ये संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी हैं। दूसरे गुणात्मक तथ्य सांख्यिकी नहीं होते। जैसे हम कहें अमित इस कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र है, यह तथ्य सांख्यिकी नहीं है। लेकिन अगर अमित की कक्षा के सभी छात्रों की बुद्धिमत्ता को
अंकों से प्रदर्शित किया जाए, उस स्थिति में ये संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकी हैं। संख्यात्मक तथ्य में सांख्यिकी होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि इन संख्यात्मक तथ्यों को इकट्ठा जो किया गया है वो किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया हो। आंकड़ों का संकलन किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य के लिए होना चाहिए और साथ ही ये आंकड़े दूसरे आंकड़ों से तुलनीय होने चाहिए। तुलनीय होने से अर्थ है कि इन आंकड़ों की दूसरे आंकड़ों से तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सके। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो वह आंकड़े जिनका संकलन उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिनके लिए उन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है। जैसे कक्षा से सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता के लिए एक टीम का चयन किया जाना है और कक्षा में अध्यापक ने इसके लिए एक परीक्षा ली और उन परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर उन्होंने टीम का चयन कर लिया। दूसरे, कक्षा अध्यापक ने चयन के लिए पिछले वर्ष की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का उपयोग कर टीम का चयन किया। प्रथम स्थिति में आंकड़ों को हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय स्थिति में हम उनको कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। क्योंकि प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े हैं जिनका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिनके लिए उनको इकट्ठा किया गया था। लेकिन दूसरी स्थिति में जिसमें वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर टीम का चयन किया गया है, उस स्थिति में इस परीक्षा का आयोजन सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता के लिए नहीं किया गया था। इस तरह प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। आंकड़े अगर अव्यवस्थित रूप में हों तो उनसे निष्कर्ष निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद बहुत ज़रूरी है उन्हें व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करना ताकि उनसे आसानी से निष्कर्ष निकाले जा सकें, उनका विश्लेषण किया जा सके। आइए सीखते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये हैं एक विद्यालय की कक्षा 9 की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के प्राप्तांक। इस तरह से अस्त व्यस्त रूप में लिखे आंकड़ों को हम अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों से अगर हम जानना चाहें कि कितने विद्यार्थियों ने 6 अंक प्राप्त किए, तो हमें प्रथम आंकड़े से और अंतिम आंकड़े तक ये गिनकर देखना होगा कि कितने विद्यार्थियों ने 6 अंक प्राप्त किए हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। आइए इन्हें कुछ ऐसा रूप देते हैं कि इनसे निष्कर्ष निकालना आसान हो जाए। इसके लिए हम इन आंकड़ों को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अर्थात अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं। इन आंकड़ों को बढ़ते हुए अर्थात आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और अब हम देखते हैं कि इनसे निष्कर्ष निकालना आसान है और हम आसानी से गिनकर पता कर सकते हैं कि 6 अंक 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं या 12 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 2। आइए आंकड़ों को सारणी का रूप देते हैं ताकि हमें निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों को गिनना ही ना पड़े और हमें देखते ही ये पता चल जाए कि किस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो आइए सीखते हैं सारणी बनाना। सारणी बनाने के लिए हम 3 स्तंभ बनाते हैं। प्रथम स्तंभ में हम लिखते हैं प्राप्तांक, द्वितीय स्तंभ में हम लिखते हैं मिलान चिन्ह और तृतीय स्तंभ में हम लिखते हैं छात्रों की संख्या। अब हम आंकड़ों को देखते हैं। आंकड़ों में कुल प्राप्तांकों में 3, 6, 12, 15, 19 और 24 अंक हैं। इन सभी अंकों को हम प्राप्तांक के नीचे लिख लेते हैं 3, 6, 12, 15, 19 और 24। अब हम देखते हैं कि आंकड़ों में 3 अंक
कितनी बार प्रकट हो रहा है। आंकड़ों में 3 आ रहा है 5 बार। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार से मिलान चिन्ह लगाते हैं, 1 2 3 4। और अगर मिलान चिन्हों की संख्या 4 से अधिक होती है तो 5वें मिलान चिन्ह के लिए हम इसे विकर्णतः काट देते हैं। इसका उपयोग है कि अगर हमें बहुत अधिक मिलान चिन्ह लगाने पड़ते हैं तो उस स्थिति में हमें उन्हें फिर गिनना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको 5-5 के समूह में व्यवस्थित कर देते हैं और इन मिलान चिन्हों को गिनकर हम आगे लिख देते हैं छात्रों की संख्या 5। इस संख्या को हम आंकड़े की बारंबारता कहते हैं। अर्थात बारंबारता का अर्थ हुआ कि कोई आंकड़ा जितनी बार प्रकट हो रहा है वह उसकी बारंबारता होती है। इसी प्रकार अगर हम आंकड़ों में देखें तो 6 आ रहा है 5 बार। हम फिर से 1 2 3 4 और 5 और बारंबारता लिख देते हैं 5। इस प्रकार हम इन सभी अंकों को गिन सकते हैं। हम देखेंगे 12 अंक आंकड़ों में आता है 2 बार, हम 2 चिन्ह लगाते हैं और बारंबारता लिख देते हैं 2। 15 आता है 6 बार, इसे लिखने के लिए हम 5 को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और छठे चिन्ह को इस तरह से और लिख देते हैं बारंबारता 6। 19 आता है 4 बार, 4 चिन्ह लगाते हैं और बारंबारता हो जाती है 4। 24 आता है 3 बार और बारंबारता हो जाती है 3। हम इन सभी का योग कर लेते हैं, 5 10 2 12 6 18 4 22 और 3 25। इसका योग हम लिखते हैं 25। इस बारंबारता सारणी को हम कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी। अब इस सारणी से निष्कर्ष निकालना हमारे लिए कदाचित आसान है और हमें गिनना भी नहीं पड़ता। हमें आसानी से पता चल जाता है 3 अंक प्राप्त किए हैं 5 विद्यार्थियों ने, 6 अंक प्राप्त किए हैं 5 विद्यार्थियों ने। ऐसे यह राशि जिसको हम गिनते हैं, जिसकी हम बारंबारता लिखते हैं, इसको हम कहते हैं विचर। और कोई विचर विशेष जितनी बार आंकड़ों में प्रकट होता है वह होती है उस विचर विशेष की बारंबारता। अगर विचर के ये मान बहुत अधिक हों उस स्थिति में ये सारणी बहुत बड़ी हो जाती है और फिर इससे निष्कर्ष निकालने में परेशानी आती है। इसके लिए हम इन आंकड़ों को वर्गों में बांटते हैं ताकि सारणी बहुत अधिक बड़ी ना हो। तो आइए सीखते हैं वर्ग बनाना या आंकड़ों की वर्गीकृत सारणी बनाना। ये आंकड़े हैं मौसम विभाग द्वारा अगस्त माह के लिए सापेक्ष आर्द्रता के आंकड़े। आर्द्रता प्रतिशतता में दी गई है। आइए इन्हें वर्गों में बांटकर बारंबारता सारणी बनाते हैं। वर्ग बनाने के लिए पहले हम देखते हैं कि आंकड़ों में प्रकट होने वाला अधिकतम आंकड़ा क्या है और हम देखते हैं कि 97 सबसे अधिकतम आंकड़ा है और न्यूनतम आंकड़ा 54। अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े को घटाकर हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं आंकड़ों का परिसर। अर्थात परिसर होता है अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े का अंतर, जो हमें मिलता है 97 में से 54 को घटाने पर यह है 43। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कितने अंतर पर वर्ग बनाने हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम 10 की वर्ग माप के अंतर बनाएं, तो इससे हम वर्गों की संख्या निकालते हैं और हम परिसर को वर्ग माप से भाग दे देते हैं। परिसर है 43 और वर्ग माप है 10, हमें मिलता है 4.3।
अर्थात हम इसको पूर्ण संख्या बनाकर हम इन आंकड़ों को 5 वर्गों में विभाजित करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से वर्ग बनते हैं। वर्गों की शुरुआत करते हैं 50 से और प्रथम वर्ग बनता है 50 से 59। इसी प्रकार 60 से 69, 70 से 79 और अंतिम वर्ग में हम 90 से 99 पर पहुंच जाते हैं। अब हम पिछली सारणी की तरह से ही देखते हैं कि आंकड़ों में 50 से लेकर 59 तक कितने अंक आते हैं। 5। इन 5 आंकड़ों को हम पिछली सारणी की तरह से ही प्रदर्शित करेंगे, अर्थात हम मिलान चिन्ह लगाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5 और हम बारंबारता लिखेंगे 5। इसी प्रकार हम प्रत्येक वर्ग में प्रकट होने वाले आंकड़ों को गिनते हैं और उनके सामने उनको लिखते चले जाते हैं। इन आंकड़ों में 60 से 69 तक के आंकड़े प्रकट होते हैं 4 चिन्ह लगाकर हम बारंबारता लिख देते हैं 4। 70 से 79 तक के आंकड़े प्रदर्शित हैं 6, जिनको हम इस रूप में चिन्ह लगाते हैं और हम लिख देते हैं बारंबारता 6। 80 से 89 तक के आंकड़े हमें मिलते हैं 9 और हम इन्हें मिलान चिन्हों में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और बारंबारता लिखते हैं 9। 90 से 99 तक के आंकड़े हैं 7 और इन्हें इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। बाद में हम इनका योग निकालते हैं जो है 31। इस सारणी में प्रथम वर्ग है 50 से 59। इस वर्ग में 59 को हम कहते हैं वर्ग की ऊपरी सीमा और 50 को कहते हैं वर्ग की निम्न सीमा। इस सारणी में किसी भी वर्ग में अगर हमें किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ एक संख्या चाहिए तो उसे हम कहते हैं वर्ग का वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का योग कर उसे 2 से भाग दे देते हैं। जैसे हमें तीसरे वर्ग 70 से 79 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना हो तो हम लिखते हैं 70 जमा 79/2 जो हमें मिलता है 74.5। इस सारणी को हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी। इस सारणी में जो वर्ग श्रृंखला हमने बनाई है उसमें प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा है 59 और अगले वर्ग की निम्न सीमा है 60। ये दोनों भिन्न हैं। ऐसी वर्ग श्रृंखला को हम अपवर्जी वर्ग श्रृंखला कहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम सारणी बना सकते हैं कि ये दोनों ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा समान हो। उस स्थिति में हम वर्ग श्रृंखला को समावेशी वर्ग श्रृंखला कहते हैं। आइए सीखते हैं समावेशी वर्ग श्रृंखला बनाना। समावेशी वर्ग श्रृंखला में वर्ग की ऊपरी सीमा को उस वर्ग में नहीं गिना जाता। और अब अगर हम फिर से आंकड़ों में गिने तो 50 से 60 तक हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं 5। 50 से 60 के वर्ग की बारंबारता आती है 5। जब हम 50 से 60 के वर्ग की गिनती कर रहे हैं उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम इसमें ऊपरी सीमा 60 को नहीं गिन रहे हैं, अर्थात संख्याएं फिर भी 50 से 59 तक ही आ रही हैं, तो बारंबारता हमें फिर से वही 5 मिलती है जो अपवर्जी श्रृंखला में थी। और इस संख्या 60 को हम गिनते हैं अगले वर्ग में। इसी तरह से हम 70 को इसमें नहीं गिनेंगे तो संख्याएं आती हैं फिर से 60 से 69 तक और हमें बारंबारता फिर से 4 ही प्राप्त होती है। 70 से 80 में इसी प्रकार 6, 80 से 90 में 9 और 90 से 100 में ये है 7। इस प्रकार अगर हम इन दोनों सारणियों की तुलना करें, ये है अपवर्जी श्रृंखला। आप ध्यान से देखें, बारंबारताएं हैं 5, 4, 6, 9, 7
और समावेशी वर्ग श्रृंखला में भी बारंबारता है 5, 4, 6, 9, 7 और योग वही 31। अर्थात दोनों ही वर्ग श्रृंखलाओं में बारंबारताएं समान हैं। कुछ स्थितियों में अगर हम देखें कि हमें अपवर्जी वर्ग श्रृंखला को अगर समावेशी में बदलना पड़े तो कैसे बदलते हैं, आइए सीखते हैं अपवर्जी वर्ग श्रृंखला को समावेशी वर्ग श्रृंखला में बदलना। यह श्रृंखला अपवर्जी वर्ग श्रृंखला है, हमें इसको बदलना है समावेशी वर्ग श्रृंखला में। इसके लिए हम प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर ज्ञात करते हैं। 30 में से 29 को घटाने पर मिलता है 1 और हम इस अंतर को 2 से भाग दे देते हैं, हमें मिलता है 0.5 और 0.5 को प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से घटा देते हैं, ऊपरी सीमा में जोड़ देते हैं। यहाँ पर 20 में से 0.5 घटाने पर हमें मिलता है 19.5 से 29.5। अगला वर्ग परिवर्तित हो जाता है 29.5 से 39.5, फिर मिलता है 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5। अब यह अपवर्जी वर्ग श्रृंखला समावेशी वर्ग श्रृंखला में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन से ध्यान रखें, बारंबारताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपवर्जी वर्ग श्रृंखला को समावेशी वर्ग श्रृंखला में बदलने पर जो सारणी हमें मिली है उसमें हमें वर्ग की सीमाएं मिलती हैं 19.5 और 29.5। इस स्थिति में हम इन निम्न सीमा को हम कहते हैं वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को हम कहते हैं वर्ग की वास्तविक ऊपरी सीमा। अब कुछ सामान्य प्रश्न उठते हैं, जैसे वर्गों की संख्या क्या होनी चाहिए, वर्ग माप क्या होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। हम वर्गों की संख्या 5 से 10 के बीच रखते हैं, वर्ग श्रृंखला को अपवर्जी बनाते हैं, वर्गों के बीच कोई रिक्ति हम नहीं रखते और सभी वर्गों की माप समान होनी चाहिए। आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाने की इस प्रक्रिया को हम चरणबद्ध ढंग से पूरा कर सकते हैं और इसको विभिन्न पदों में प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आइए, पद हैं आंकड़ों से विचर के अधिकतम और न्यूनतम मान से परिसर ज्ञात करते हैं, 5 से 10 के बीच वर्गों की संख्या निश्चित करते हैं, आंकड़ों के परिसर को वर्ग संख्या से भाग देकर वर्ग माप ज्ञात कर लेते हैं, आंकड़ों से प्रत्येक आंकड़े को लेकर वर्गानुसार मिलान चिन्ह लगाते हैं, मिलान चिन्हों की गणना कर वर्ग के सामने उस वर्ग की बारंबारता लिखते हैं और अंत में सारणी को एक उपयुक्त शीर्षक देते हैं। आइए एक उदाहरण की सहायता से इस प्रक्रिया को समझते हैं। हमारे पास जल बोर्ड द्वारा एक मोहल्ले के 25 घरों के लिए भेजे गए बिल के आंकड़े हैं 30 से 88 तक। प्रथम पद के अनुसार हम आंकड़ों का अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। अधिकतम मान है 88, न्यूनतम मान है 30 और अधिकतम मान से न्यूनतम मान को घटाकर हम आंकड़ों का परिसर ज्ञात करते हैं जो हमें मिलता है 58। वर्गों की संख्या निश्चित करने के बारे में हमने देखा था कि यह 5 से 10 के बीच होनी चाहिए। मान लिया हमने वर्गों की संख्या निश्चित की 6, तो हम परिसर को निश्चित किए गए वर्गों की संख्या से भाग दे देते हैं, हमें मिलता है 9.6। अर्थात
वर्ग माप होगी 10। अब न्यूनतम आंकड़े से शुरू कर 10 का वर्ग माप लेकर हम अपवर्जी वर्ग श्रृंखला बनाते हैं। वर्ग बनते हैं 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 और 80 से 89। अब हम आंकड़ों में देखेंगे कि 30 से 39 तक कितने आंकड़े आते हैं। ध्यान दीजिए, ये अपवर्जी श्रृंखला है, इसलिए 30 और 39 दोनों को ही इसी वर्ग में गिना जाएगा। 30 से 39 तक आने वाले आंकड़े हैं 5, इसलिए हम मिलान चिन्ह में चिन्ह बनाते हैं 5 और बारंबारता लिखते हैं 5। 40 से 49 तक हमें मिलते हैं 4 आंकड़े और इस वर्ग की बारंबारता हो गई 4। 50 से 59 में केवल एक आंकड़ा है, अतः बारंबारता होगी 1। 60 से 69 तक हैं 3 आंकड़े, इसलिए बारंबारता हुई 3। 70 से 79 तक हैं 5 आंकड़े, इसलिए बारंबारता है 5। और 80 से 89 तक हैं 7 आंकड़े, इसलिए बारंबारता होगी 7 और हम इसका योग निकालते हैं 25। इस तरह से हम अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों की अपवर्जी श्रृंखला की वर्ग श्रृंखला में सारणी बना सकते हैं। अब अगर हमें जानने की आवश्यकता पड़े कि कितने घर ऐसे हैं जिनका बिल 69 रुपये से कम है, तो इसके लिए हमें फिर से आंकड़ों में 30 से 69 तक के सभी अंकों को गिनना पड़ेगा, या इसी सारणी में हमें 30 से 39 के वर्ग से लेकर 60 से 69 तक के वर्ग की बारंबारताओं को जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से जो बारंबारता हमें प्राप्त होती है, जैसे 70 से 79 के वर्ग में हम इन 5, 4, 1, 3 और 5 को जोड़कर जो बारंबारता हम निकालते हैं, इस बारंबारता को हम कहते हैं संचयी बारंबारता। अर्थात एक वर्ग विशेष की संचयी बारंबारता हुई उस वर्ग की बारंबारता तथा उससे पीछे आए सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग। आइए अब सीखते हैं बारंबारता सारणी को संचयी बारंबारता सारणी में बदलना। हमारे पास सारणी है ये, इसको संचयी बारंबारता सारणी में जब हम बदलते हैं तो प्रथम वर्ग की बारंबारता यही रहती है 5। अगले वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम इस 5 को 4 में जोड़ देते हैं और हमें मिलता है 9। अगले वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम इस 9 को इसमें जोड़ देते हैं, हमें मिलता है 10। 60 से 69 के वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम इसको इस वर्ग की बारंबारता 3 में जोड़ देते हैं, हमें मिलता है 13। फिर इसको हम अगले वर्ग की बारंबारता में जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 18 और इसको अगले वर्ग की बारंबारता में हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 25। ध्यान देने की बात है कि बारंबारताओं का योग और अंतिम वर्ग की संचयी बारंबारता दोनों समान आती हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। जब हम आंकड़ों के वर्गीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आंकड़ों के 2 रूप हमारे सामने आते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े और परिष्कृत आंकड़े। परिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है 2 रूपों में, विचर और उसकी बारंबारता सारणी, या वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी। और वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी में हम 2 प्रकार की श्रृंखलाएं बना सकते हैं, अपवर्जी श्रृंखला और समावेशी श्रृंखला। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करें, अपनी समस्याओं के बारे में अपने अध्यापक से विचार विमर्श करें और हमें लिखें।